हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं की ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं जल संसाधन का। इसमें देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने पैर जमा लिए हैं। उद्योग की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। इन उद्योगों में संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांशता पूर्ति जल विद्युत द्वारा होती है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है। जल नलकूप लगातार जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडारण में तीव्र गति से घट रही है। कह रहा कि जब जल का क्या हो रहा है, जब नलकूप के द्वारा औद्योगिकरण में सभी, अगर हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो विकास की ओर में देखा जा रहा है कि सभी तरीके से वृद्धि हो रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि हो रहा है, आबादी में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण जल की आपूर्ति अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ गई है। अब जल की आपूर्ति बढ़ने के कारण कह सकते हैं नलकूप यानी कि बोरवेल का बढ़ा गया है। लगातार जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और अधिक से अधिक पानी निकाले जा रहे हैं। कहाँ से पानी निकाले जा रहे हैं? अधिक से अधिक पानी निकाले जा रहे हैं, जिससे भूमिगत जल में कमी आई है। करा क्या आप जानते हैं, डू यू नो, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। भारत में अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना, जल विद्युत मात्र कितने प्रतिशत होते हैं जी? 22% से जल विद्युत से ही जल विद्युत यानी कि जल के द्वारा बनाया गया विद्युत जल विद्युत कहलाता है। यह भारत में कितने परसेंट? 22% जल विद्युत प्राप्त हो रहे हैं। खैर, अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा किया है, परंतु हमारे देश में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां जल की पर्याप्त मात्रा के होने के बावजूद लोग प्यासे हैं, और कुछ ऐसे भी स्थान हैं भारत में जहां जल की मात्रा होने के बावजूद भी वहाँ पर क्या लोग प्यासे हुए हैं। बता सकते हो तो ऐसे क्या है, क्यों है? कि इस दुर्बलता का कारण है जल की खराब गुणवत्ता। यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। घरेलू एवं औद्योगिकरण अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदायक है। बोले इसका मतलब क्या हुआ सर? हम समझने इसको समझाने योग्य बात है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम लोग खेती करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जल की आवश्यकता चाहिए, और जल के साथ साथ हमें क्या चीज़ चाहिए? खाद्य पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए। तो हम अगर पौधे लगाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम पौधे इस तरीक़े से लगाएं। अब ये पौधा है, ये पौधा में क्या किया जाएगा? ये पौधा में हम यहाँ पर इस तरीक़ा से है, इसके जड़ें हैं, तो ये पौधे में इसको सिंचाई के बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई करना पड़ेगा। जब सिंचाई करेंगे और इसके वृद्धि के लिए, फल फूल लगने के लिए इसमें क्या चाहिए? हमें खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। इस तरीके से रासायनिक खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। ये क्या चीज़ होता है? घुलनशील होता है। घुलनशील का मतलब क्या होता है? रासायनिक में पढ़े होंगे आपने, रासायनिक विज्ञान में पढ़े होंगे, रसायन विज्ञान। घुलनशील मतलब होता है पानी में, सिंचाई का मतलब क्या? पानी देना इसमें, तब पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। जब इस खाद दिया गया है तो पानी में घुलेगा, और घुलने के बाद क्या ज़मीन के अंदर जाएगा, मिट्टी के मृदा के नीचे जाएगा। अब मृदा के नीचे जाने के साथ साथ ये पेड़ पौधे में भी जाएंगे, खनिज में भी जाएंगे, यही रसायन पदार्थ। सिंचाई पानी इसके कुछ जड़ में जाएंगे, जो क्या चीज़ होता है? दो गो होता है। एक होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल जाता है, तो जल जाएगा जिसमें रासायनिक पदार्थ घोरा हुआ है, जाकर ये जो फल लगेगा इसमें, चलिए आम के सीजन है तो आम का फल लगा देते हैं। इसमें जो फल लगेगा, इस फल में भी तो क्या चीज़ होगा? ये रासायनिक पदार्थ जाएगा। रासायनिक पदार्थ इसको हम क्या करेंगे? सेवन करेंगे, खाएंगे, जिससे इंसान को भी क्या नुकसान पहुंचेगा। ये रासायनिक पदार्थ दूसरे तरीका समझते हैं। यही रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे, पूरा तो नहीं जल सोख लेगा पेड़, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये नीचे की ओर जाएगा। अब नीचे की ओर जाएगा तो भूमिगत जल बन जाएगा। नीचे पठार है, बहुत सारे सैल है, चट्टान, यहाँ पर इकट्ठी हो गया, तो ये कौन जल बन गया? भूमिगत जल बन गया। और यहाँ पर मान लीजिए एक सपोज कि यहाँ पर घर है, इसी तरीके से हो रहा है, ये घर है, और यहाँ पर बोरवेल लगाया गया। कौन बेल लगाया गया? बोरवेल, यानी कि सर्विस बोरिंग जिसको कहते हैं, सबमर्सिबल कहते हैं, लगाया गया। और यही जल तो क्या होगा? इससे क्या होगा?
जल के द्वारा, ये बोरवेल के द्वारा ऊपर जाएगा। ऐसे लोग हम लोग खाने पीने में यूज करेंगे। तो ये रासायनिक पदार्थ कहाँ, यहाँ से इस तरीक़ा से यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ पर मान लो हम लोग खा रहे हैं तो ये रासायनिक पदार्थ तो हमारे अंदर चला गया। तब भोजन के रूप में भी ये रासायनिक पदार्थ जा रहा है और पानी के रूप में भी जा रहा है, यानी कि अनेक प्रकार से जा रहा है, जिससे हमारे समस्याएं बढ़ते जा रहे हैं, बीमार हम लोग रोग ग्रसित होते जा रहे हैं और बीमारियां हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं आपके हर एक समाधान को सामना करने का प्रयास करूंगा या सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल की अतिदोहन से संख्या यानी आर्सेनिक एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के संकेंद्री में वृद्धि हुई है। सीवेज एवं जलमल में भारत के अधिकांश नागरिक क्षेत्र में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हुए हैं। भारत की अधिकतर नदियां आज प्रदूषित हो गई है। अनेक छोटी नदियां तो अत्यंत ही विषैले हो गई है। कुछ नदियां ऐसे हैं जो विषैले हो गए। क्यों? ये रासायनिक पदार्थ के कारण। हम आपको बताएं, यही रासायनिक पदार्थ अगर बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा, इसमें घुल के नदी में जाकर ये बह जाएगा तो नदी भी तो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। और नदी में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे वो भी क्या हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मैल गंगा में विसर्जित करती है। इसमें लगभग कितने हैं जी, 58 लाख हैं ये चमड़े के कारखाने हैं। कहाँ? कानपुर में है। जो इतना लाख चमड़े को क्या किया जाता है, गलाया जाता है, सड़ाया जाता है। वो पानी को 98 लाख लीटर जल मल के विसर्जन करता है गंगा नदी में। वो पानी को बहाया जाता है किसके द्वारा, ये 58 वो नदियों के द्वारा या कह सकते कारखानों के द्वारा। जल संरक्षण, कौन संरक्षण, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं क्या है जो हम लोग समझते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, जिसमें स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लगा सके। कि क्या होगा, अगर पर्यावरण को मद्देनजर देखा जाए न, तो जितनी भी चीज़ हो रही है उस पर परिवर्तन लाया जा सकता है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव किया जा सकता है, जिससे हमें इस समस्याओं से क्या सामना करना पड़े या समस्याओं से हम लोग उभर कर सामने आए। जल संसाधन के दुर्लभ या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया है। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्माण किया गया है। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं लाए गए जिसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ों में इसे मदद मिला, या कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को देखकर इसे अच्छी तरीक़ा से समझने का प्रयास किया गया है। ये जो कब लाया गया था, सितंबर 1987 में। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात कि जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ, तो सितंबर 1987 को। ध्यान देने योग्य बात किया गया। तो देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, कि जहाँ हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाए हुए रख सकते हैं। ये सबसे पहला है राष्ट्रीय जल नीति का क्या है, सबसे पहला योजना है। दूसरा योजना क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल को प्रदूषित होने से बचाना है, किसी माध्यम से जल को प्रदूषित होने से बचाना है। यही वो माध्यम ऐसा हो, सर कैसा हो, यदि वो माध्यम पीने वाला हो, सिंचाई के लिए हो, या किसी और तालाब में, झील में किसी के न किसी तरीके से हो, इस सभी तरीके से जल को क्या करने के लिए, बचाने के लिए किया गया है। प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उनका पुनः चक्रण करना। जो प्रदूषित जल है उसको स्वच्छ करके किस तरीके से उसका पुनः चक्रण करेंगे, इस पर भी क्या देना है, ध्यान देना है। इस संदर्भ में अंगाकृत संरक्षण विधियां कारगर सिद्ध हो सकती है। इस संदर्भ में अंगाकृत संरक्षण विधियां कार हो सकती है, बहुत सारे हो सकती है। जैसे सबसे पहले हम लोग समझना, भूमिगत जल की
पूर्ण पूर्ति, भूमिगत जल जो है ज़मीन के अंदर है वो जल को हम लोग किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पूर्ण पूर्ति पर बल दिया था, जिसमें खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड का संरक्षण, वर्षा जल के संचय एवं मल जल शोधक पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलापों उपयोगी हो सकें। इस सभी प्रकार के क्रियाकलापों को क्या किया गया, उपयोगी में डाला गया, उपयोग के रूप में लाया गया है। तो कह रहा है कि जैसे देखते हैं, क्या आप जानते हैं शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पूर्ण पूर्ति के बाधक तत्व है। ये सभी चीज़ है जो भवन का निर्माण होता है, जल माधक है, सड़क के पक्कीकरण है, भूमि को इस सब से जल पूर्ति को क्या करता है, बचाता है, रोकता है, ख़त्म करता है। क्या जल संभल प्रबंधन क्या है, जो सबसे पहले समझते हैं जल संभल प्रबंधन क्या है। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्योग, कृषि, वाणिज्य, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसमें पेय जल आपूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटा इकाई पर लागू करने की आवश्यकता है। कह रहा जल प्रबंधन क्या है, इसके जल संभरण मतलब होता है कि छोटे छोटे जगहों पर गड्ढा खनकर, कुआं खनकर, तालाब खनकर, झील खनकर पानी को क्या करना, इकट्ठा करना, बचाना और उसी पानी को बाद में प्रयोग करना किसी माध्यम में जल आपूर्ति के लिए, यानी कि कृषि के लिए, उद्योग के लिए या गाड़ी धोने के लिए, कोई चीज़ के करने के लिए होना चाहिए, वाहन धोने के लिए या मोटरसाइकिल को साफ सफाई करने के लिए, जानवर को साफ सफाई करने के लिए, ये सारा चीज़ उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल संभर प्रबंधन कहलाता है, वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। अगला तीसरी तकनीक हम लोग देखते हैं। तीसरी तकनीक क्या करा, जिस पर हम समझते हैं, करा तकनीकी विकास। तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे से सिंचाई, सीढ़ानुमा खेती इत्यादि। तकनीकी विकास क्या है, हम लोग कृषि करने के लिए तकनीकी विकास करें। और ऐसा नहीं जैसे अभी हम लोग सिंचाई करते हैं खेत में, तो कैसा करते हैं, इस सिंचाई खेत है इसमें क्या करते हैं, पूरा पानी को छोड़ देते हैं जब तक पूरा अपने नहीं भर जाए, जहाँ पेड़ रहे चाहे नहीं रहे, जहाँ उस सगरों हम सिंचाई करते हैं। इससे क्या होता है, जल की प्रयोगता ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसा करेंगे कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहीं जल को हम पूर्ति देंगे, वहीं जल देंगे, तो किससे क्या होगा, जल हम बचेगा और जल की आपूर्ति को हम रोक सकते हैं, यानी कि इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे तकनीकें निकाला गया, ड्रिप सिंचाई जिसको कहते हैं, लिफ्ट सिंचाई कहते हैं, फुहारे जैसा सिंचाई कहलाता है, सीढ़ीनुमा खेती कहलाता है। इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, तकनीकी विकास करके जल को बचा सकते हैं। क्या वर्षा जल संग्रह एवं उसका पुनर्चक्रण कैसे किया जाता है, जो क्या आप जानते हैं भूमिगत जल का 22% भाग संचित वर्षा जल भूमि से ही परिवेश में लाए जाते हैं। चलते हैं, देखते समझते हैं। खैर आप जान चुके हैं कि जल दुर्बलता एवं उसकी निम्नीकरण वर्तमान समस्या की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बन गई है बहुउद्देशीय योजनाएं परियोजनाएं में विफल होने तथा इसके विवाद सतत होने के कारण वर्षा जल संग्रह एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तकनीक हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रह ढांचे पाए जाते हैं। तकनीकी भारतीय को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारी परिस्थिति में जल वर्षा, भौमजल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्र में गुल अथवा कुल, पश्चिम हिमालय जैसी वाहिनी नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई। पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रह छत पर करते थे। करा कि ऐसे होते हैं ना कि पहले क्या चीज़ होता था, जब वर्षा हुआ तो कहाँ जाएगा, छत पर जाएगा। अगर छत पर और सारा पानी कहाँ पर जल गया, छत पर जम गया। छत पर क्या किया गया ना, इसको नीचे पाइप लगाकर छत को जो हम लोग नली देते हैं पाइप नीचे पानी गिरने के लिए, नीचे रख के क्या किया गया, गड्ढा खन किया गया। गड्ढा में पक्का प्लास्टर किया हुआ है गड्ढा को, और इसमें पानी जमा हुआ है। इसमें पानी जमा होता क्या, पानी कहीं जाएगा नहीं। तो इसका उपयोग क्या चीज़ करने में, सिंचाई के लिए, बर्तन मांजने के लिए, या कह सकते हैं वाहन को 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ को धोने के लिए बहुत सारे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं वर्षा जल को क्या किया गया, संचित करके रखा गया। तो इस तरीके से कहाँ, राजस्थान में ज़्यादा हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में गुल कहलाते हैं। इस तरीके को पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हैं, गुल कहते हैं।
करा पेयजल, खास करके राजस्थान में पेयजल की वर्षा जल का संग्रह छत पर करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिनी बनाने का चलन था। शुष्क जल अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल का एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण कुछ किया जाता था, जिसमें मृदा संचित कर खेती की जा सके। इसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि इस तरीक़ा से पानी को इकट्ठा करना वो कहाँ कहलाता है, जोहड़ कहलाता है। राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बामेर जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। अभी बताएं कि किस तरीके से टैंक भूमिगत में जल नीचे में टंकी बना के रखा जाता है, जिसे टाँका कहा जाता है। इसे भूमिगत टैंक को क्या कहते हैं, टाँका। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है। कहाँ ज़्यादा ये टाँका कहाँ बनाया जाता है, ये डैम्प जैसा नीचे में टंकी, तो भूमि आंगन में, जिसको कहते हैं चारों तरफ से घर है, बीच में आंगन है, जिसके छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान को NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं गैर सरकारी संस्था, तरुण भारत संघ, कौन भारत संघ, तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है। तो कह सकते राजस्थान में जल संग्रह के लिए NGO काम कर रहा है, उसका नाम क्या, तरुण भारत संघ, जो कई सालों से काम कर रहा है। मेघालय में शिलांग में छत वर्षा जल संग्रह आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है। अब मेघालय में भी आज तरह का, क्योंकि मेघालय पहाड़ी इलाका में, अब पहाड़ में छेद करके हम लोग भूमिगत जल को नहीं निकाल सकते, इसलिए वहाँ पर आज भी वर्षा जल से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मानसीराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा विश्व में यही 2 स्थान पर वर्षा होती है, जिसको बोलते हैं चेरापूंजी, कौन पूंजी, चेरापूंजी, कौन राम, मानसीराम में होता है, जहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रह से होता है। यहाँ लगभग कितने प्रतिशत निवारण होते हैं जी, 25% जल निर्वाह, 25% जो पानी पीने के लिए जल होता है छत से, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा ही वर्षा होता है, उसके बावजूद भी सोचिए पानी के लिए तरसते हैं लोग, इसलिए छत जल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख सकते हैं किस तरीके से होता है छत जल, ये छत है, यहाँ से टंकी से पानी लगा दिया गया, यहाँ टंकी में आ गया, यही कि पाइप के माध्यम से इसको क्या कर दिया गया, चापाकल के माध्यम से निकाल गया। यहाँ ये देखिए छत है, यहाँ पाइप के माध्यम से टंकी है, नीचे भूमि के नीचे है, ये टंकी में गिरा दिया, यहाँ से यूज करने के लिए निकाल दिया गया। देख रहे हैं वर्षा भी टिप टिप बरसा, छत पर पानी, दूसरा हैंडपंप के माध्यम से पूर्ण भरण, और यहाँ माध्यम से पूर्ण भरण छत वर्षा जल संग्रह, बेकार पेड़ कुएं के माध्यम से जल संग्रह की तरीक़ा से किया जाता है। हम लोग आगे करा पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास में इस क्षेत्र में 12मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यहाँ के वर्षा जल संग्रह में उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टंका उपलब्ध है। यहाँ पश्चिम राजस्थान में कौन सा इंदिरा गांधी नहर जो हो गया, जिसके कारण जल आपूर्ति सालों भर हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ के घर में वर्षा जल को एकत्रित नहीं करते हैं। ये जो है कि संकट का जनक कह सकते हैं, संकट को देखना आगे जाकर चलकर संकट देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव के छत जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है। कैसे घरों, 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इनके ढांचे की जानकारी चित्र में स्पष्ट है कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसा चीज़ भी दिखा गया कि वर्षा जल संग्रह और पुनः चक्रण किया जा रहा है। खरा इस तरीका देख सकते हैं, एक कुल में बरतुल ग्रामीण तालाब बनता है। काजा गांव के चित्र के अनुसार जिसने ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ दिया जाता है। ये किस तरह क्या किया जाता है, यहाँ पर पानी तालाब जैसा बनाया गया और यहाँ पर नाली बना दिया गया, यहाँ पर से इधर से साइड से बना दिया होगा, और जहाँ पानी की ज़रूरत पड़ता है वहाँ निकाल दिया जाता है, चल जाता है। वर्षा जल संग्रह की पारंपरिक विधि है। ये पहले इसी तरीके से वर्षा जल को संग्रह किया जाता था। सोन परियोजना एवं अध्ययन, कौन परियोजना, सोन परियोजना। स्वतंत्र पूर्वांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई है। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भी संज्ञा दी गई है, जिस पर
पूर्व में चर्चा की गई है। जिसके पहले क्या किया गया है, चर्चा की गई कि हम लोग पढ़े भी हैं कि बहुउद्देशीय बांध कैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं कहलाती है। तो बांध, क्योंकि बांध का उपयोग जब बनाते हैं, डैम बनता है, तो उसमें मछली पालन, सिंचाई, पर्यटन हो जाता है और वहाँ के आसपास के लोगों के लिए कृषि जल की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस तरीके से जल विद्युत निर्माण होता है, वहाँ पर पर्यटन घूमने जाते हैं, मछली पालन हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि जब डैम बनता है तो एक उद्देश्य परियोजना नहीं, बहुत उद्देश्य परियोजनाएं होते हैं। खैर बिहार में भी, कहाँ भी, बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई है, जिसमें 3 प्रमुख हैं। पहला सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। ये बिहार में 3 गो परियोजना, तीनों प्रमुख है। सबसे पहला कौन है, सोन परियोजना, उसके बाद गंडक परियोजना, उसके बाद कोसी परियोजना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोन परियोजना के बारे में, किस तरीके से। खैर सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना में से सबसे पुराना परियोजना बिहार के कौन है, तो सोन परियोजना है। साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार की सबसे पहली परियोजना क्या है, सोन परियोजना। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि बिहार में सबसे पहला परियोजना कौन को शुरुआत हुआ था, किस परियोजना का शुरुआत हुआ था, तो सोन नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने संचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजनाओं का विकास 1874 ईस्वी में किया था। इसमें डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में नहर निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूर्व की नहर में से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई करती है। ये नहर डेहरी से जाते हुए पूर्व में पटना की ओर गया है। लगभग कितना 130 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह 3 लाख हेक्टेयर को क्या करता है, जल की आपूर्ति करता है या सिंचाई करवाता है। इस नहर की पश्चिम शाखा से 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ। कौन शाखाओं, 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिलों को संचित करती है। तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्र है। इस प्रकार की चित्रा शाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिले को प्रभावित करता है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचित है। कई लाख हेक्टेयर में, 3 लाख हेक्टेयर में है सिंचित है। इस तरीके से देख सकते हैं, यही है सोन नदी परियोजना। उत्तर प्रदेश से यहाँ से आते हुए आया है, औरंगाबाद हुए, सासाराम औरंगाबाद होते हुए इस तरीके से चला गया है, जो बहुत सारे क्षेत्रों को क्या करती है, सिंचित करती है। करा 1968 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रपुरी नामक संस्था पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का रूप देने का प्रयास किया गया है। इस पे पूरे नहर जल का बैराज और पूर्णपूर्ति नहरी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुआ है। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीक़े से पहले यहाँ क्या था, जल की आपूर्ति नहीं होती थी। डेहरी 1968 में यह योजना डेहरी से 10 किलोमीटर से आगे गया है, जिसको कह सकते हैं ये बांध का परियोजना बनाया गया है। इसमें पुराने नहर भी इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर सूखा क्षेत्र था, लेकिन आज यह है सोन नदी परियोजना के कारण ही आज बिहार का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र को बिहार का कटोरा कहा जाता है, यानी कि यह कह सकते हैं चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि पानी की आपूर्ति ज़्यादा होगी। हम लोग जानते हैं कि चावल को उपजाने के लिए पानी की आवश्यकता अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो अधिक आवश्यकताओं का प्रयोग हुआ है। करा इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्तिगिरी की भी स्थापित हुए हैं। पश्चिम नहर पर डेहरी के समीप शक्तिगिरी की स्थापना की गई है, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन ऊर्जा, 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठा के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर बारून नामक स्थल पर भी शक्ति ग्रिल लगाए गए हैं, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है। इस परियोजनाओं के नहर का पुनरोद्धार हो रहा है। सोन की सहायक नदी रिहंद के जाल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है। यही कारण होता है कि इसका पानी चला जाता है, सोन नदी का पानी डैम में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण कह सकते हैं सोन नदी का पानी में बहाव में कमी आई है।
कहती है, जिससे सोन को जल में की कमी झेलनी पड़ती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता कर माध्यम से साथ समाधान के लिए पहल की है। और यहाँ पर जब सोन नदी के पहले उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है एक डैम और, जिसके कारण सोन नदी में पानी कम आती है, तो बिहार के जो सोन नदी परियोजना उसमें पानी कम इकट्ठा हो पाता, जिससे बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। खैर, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना, बिहार का जब विभाजन नहीं हुआ था, बिहार झारखंड में नहीं बटा था, तो उस समय इंद्रपुरी जलाशय योजना था, कदबन जलाशय योजना था के नाम से जाना जाता था। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्ताव था, जिसका निर्माण से सोन परियोजना सोन परियोजना की सिंचाई के स्थानीय मिल सकेगा और साथ ही 250 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि डैम बनेगा तो डैम का प्रेशर, जो पानी छूटेगा तो प्रेशर से निकलेगा और उसमें टॉर्नेडो लगा दिया जाएगा, डायनेमो घूमेगा, डायनेमो के पंखी जब घूमेगा तो क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा। तो कौन बिजली कहलाएगा? विद्युत बिजली कहलाएगा। यद्यपि इसकी स्रोत 3 राज्यों से अधीन है, जिसका बिहार झारखंड की सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतिहास है। ये योजना जब बनेगा तो 3 राज्यों की सहमति होना चाहिए, बिहार का सहमति होना चाहिए, तो बिहार तो बनाएगा, तो सहमति किसका होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का और झारखंड का। झारखंड के साथ तो सहमति बन गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ सहमति नहीं बना है। तो जब उत्तर प्रदेश का सहमति मिल जाएगा तो हम लोग ये परियोजनाओं को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC को सशर्त सहमति दे दी है। इसके अंतर्गत NHPC के इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचित हेतु संचालन भी कर सकेगा। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजनाओं को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस परियोजनाओं का बिहार जल विद्युत परियोजना BHPC द्वारा भी प्रबंधन कार्य प्रगति पर है। इसकी अतिरिक्त भी बिहारतर्गत कई नदी घाटी परियोजना प्रस्ताव है, जिसके विकास की आवश्यकता है। इनमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किराऊ जलाशय परियोजना, बागमती परियाऊ तथा बरनास जलाशय परियोजना सभी परियोजनाएं शामिल है। ये हुआ चैप्टर खत्म। 5 गो क्वेश्चन है, उसको 5 क्वेश्चन भी इसी में क्या कर देते हैं, निपटा देते हैं। क्वेश्चन पहला करा, ब्रिज क्षेत्र में जल उपस्थित के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, कौन ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में स्थित है? तो कुल जल का 96.6% भाग कहाँ स्थित है? महासागर में स्थित है। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को पंडित नेहरू ने कहा था। प्राणी के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहता? तो 65% जल की मात्रा निहित रहता है। बिहार में अति जल दोहन की किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ा है? तो क्लोरीन का संकेंद्रीय क्या हो गया? बढ़ गया है बिहार के जल में। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको मैं अंत में यही कहूँगा कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से काम रखें कि आपके आसपास रह रहे भी स्त्री भी सुरक्षित महसूस करें। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।